हेलो स्टूडेंट, जिनका एमडीसी पेपर में एक हिस्ट्री है और माइनर पेपर में अगर किसी का हिस्ट्री होगा तो ये मॉडल पेपर उनके लिए काम करेगा। और हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करके ला रहे हैं जो सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए काम करेगा। तो जिनका भी एमडीसी पेपर में हिस्ट्री होगा उनके लिए मॉडल पेपर काम करेगा। हम लोग 3 मॉडल पेपर लेकर आएंगे। अभी हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर की तरफ हैं और आपको एग्ज़ाम का पैटर्न तो पता है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, उसके लिए सिलेबस हम लोग दे ही चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर को। समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके क्लास को। ये मॉडल पेपर का पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिलेगा। उसी एप्लीकेशन में आप जाओगे तो ये फ्री में आपको मिल जाएगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। तो ये फ्री में ये सारा मॉडल पेपर वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं लेकिन पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एक प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, उसमें मिलेगा। अगर दिक्कत होगा आप कॉन्टैक्ट कर लोगे। भारत का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो प्रथम विद्रोह था 18 मई 1857। आप लोग सब जानते हैं 1857 की क्रांति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है। तो बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। नरमपंथी दल के किन्हीं दो नेता, नरमपंथी मतलब जो गरम दल के नहीं, नरम दल के दो नेता तो आप सब जानते, दादा भाई नौरोजी। आप महात्मा गांधी भी बोल सकते हैं, इसमें नरम्य दल के थे। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में वर्तमान राज्य अभी गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग प्रथम बार कब की थी? तो 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो महात्मा गांधी और जिन्ना ने 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर यह वार्ता जो है नाकाम रही, जिसके कारण जिन्ना साइड हो गया फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट। तो बोला 1857 के विद्रोह की परिभाषा दीजिए। तो 1857 का विद्रोह जान रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ था। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ 1857 का विद्रोह था। उसके कारण थे बहुत सारे, चलिए कि बहुत सारे कारण थे। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा है कि क्या क्या कारण थे। तो यहाँ पे पूरा लिखा है कि ये माना जाता है कि उस समय क्या कर रहा था वो। एक तो सबसे बड़ा कारण था वो जो गाय की चर्बी वाला, तो वो एक कारण था। उसके साथ बहुत सारे लोग इसकी विस्तारवादी नीति से परेशान थे, उसके प्रशासनिक नवाचार से परेशान थे, आर्थिक शोषण से परेशान थे। तो अचानक एक विद्रोह है ना उठा और 1857, और बोला जाता है कि पहली स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई जो होती है, विद्रोह जो था, वहीं से शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? तो भारत में राजनीतिक प्रकार का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था कि भाई हम एक राजनीतिक पार्टी बनेंगे तब सरकार के साथ लड़ेंगे, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य अधिक भारतीयों को देश के शासन में शामिल करना था। बाद में इसका उद्देश्य उन्नत होकर पूर्ण स्वतंत्रता हो गया और आज़ादी के बाद यह देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। पहले सत्र के लिए ह्यूम, जो उसके संस्थापक थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुमति प्राप्त की और पहले इसे पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसे बम्बई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक खुला पत्र लिखा जिसमें उन्होंने शिक्षित भारतीयों के लिए एक संस्था बनाने का विचार किया और जो सरकार में अधिक हिस्सेदारी की मांग करेगी और एक ऐसा मंच भी बनाएगी जिसके द्वारा शिक्षित भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी और उसे कायम रखा जा सकेगा। और इसी के तहत ये बनाया गया था, जिसमें पहले सत्र में सभी भारतीय प्रांतों में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे और बाकी जैन थे और पारसी थे। प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहले सत्र के प्रमुख उपस्थितगण दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, विलियम वेडनसन, फिरोज शाह मेहता, ये सब थे इसमें। अब चलते हैं 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। तो सब जानते हैं 1857 के विद्रोह के कारण पूरा। पहला कारण क्या था कि एनफील्ड राइफल पेश की गई थी जिसमें सैनिकों का बहुत आक्रोश था, जिसमें मुंह से खोलना पड़ता था। तो बोला जाता था उसमें जो है, यदि इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफल में गन पाउडर और गोलियां देकर चलाना पड़ता था, जैसा कि अफवाह थी कि कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी मिला हुआ है। चूँकि मुसलमान सुअर को वर्जित करते हैं, हिंदू गाय को वर्जित करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए सैनिकों ने कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और फिर एक विद्रोह शुरू हो गया। 1857 के विद्रोह के और क्या कारण थे? तो सामाजिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था। आर्थिक रूप से परेशान कर रहा था अंग्रेज, सामाजिक तौर पर परेशान कर रहा था अंग्रेज, ये सब भी बहुत सारे कारण थे। प्रशासनिक कारण था, ज़बरदस्ती कर रहा था, धमकी दे रहा था। राजनीतिक कारण भी था, ठीक है। जैसे 1840 में के दशक में अंत में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया। बहुत सारे ऐसे कानून लागू कर दिए जो कि सही नहीं था।
तो वो भी कारण था। तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये 1857 की क्रांति हुई। सामाजिक धार्मिक कारण भी था, हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोलने जाएगा, सैन्य कारण था, वे सेना विद्रोह कर दिया। तो ये बहुत सारे कारण 1857 के थे आज़ादी के। ये सारे कारण के कारण 1857 की आज़ादी लड़ाई लड़ी गई। नरमपंथी और गर्मपंथी क्या है? तो नरमपंथी दल आप समझते हैं जो लड़ने, नरमपंथी मतलब तो सिस्टम से चलने वाला है, और गर्मपंथी मतलब जो लड़ के लेंगे आज़ादी। ठीक है, अगर कोई बोलेगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नरमपंथी और दनमपंथी, गर्मपंथी या चरमपंथी पंथी दो तरह के लोग थे। विचारधारा ये शांतिपूर्ण थे और ये थोड़ा सा उपद्रवी थे, कट्टरपंथी थे, मारेंगे तो मारेंगे। भगत सिंह इसके लीडर और चंद्रशेखर आज़ाद इसके लीडर, महात्मा गांधी इसके लीडर, कि एक गाल मारेगा दूसरा गाल पकड़ा दो, और बोलता नहीं मारेगा तो सीना फाड़ देंगे हम उसका। क्रियाविधि ये बोलता है 3P के सिद्धांत को मानते थे। पहला क्या देख लीजिए, याचिका, प्रार्थना और विरोध। पहले हम याचिका करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर विरोध करेंगे। ये बोलता कुछ नहीं है, सीधा हथियार उठाएंगे और मार देंगे सामने वाले को। तो ये तो आप जानते हो, नरमपंथी गर्मपंथी जानते होंगे। नेता तो इसके A.O. ह्यूम, ठीक है, W. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ, दादा भाई नौरोजी, तो इसमें महात्मा गांधी वगैरह सब आ गए। और इसमें थे लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, नारायण बोस, अश्विनी कुमार, बाद में इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस सब जुड़े। सामाजिक समर्थन, कस्बों में जमींदारी और उच्च मध्यम वर्ग इसको समर्थन देता था क्योंकि शांत थे, और उसको कस्बों में शिक्षित मध्यम वर्ग जो समर्थन देता था। इसका योगदान क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक आलोचना करना, जबकि वो स्वराज की मांग करता था। ये लोग कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, जन आंदोलन किया, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया, दलितों का उत्थान किया, राष्ट्रवाद को जन्म दिया, क्रांतिकारी आंदोलन को सहयोग किया, सहकारी संस्था को प्रोत्साहित किया, अकाल और अन्य आपदा के दौरान राहत सामग्री पहुँचाई। ये लोग ज़्यादा मेहनत किया है, इस तरह के लोग जो हमारी आज़ादी में है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में व्याख्या की, फिर एक ही क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहली बार जब लाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन सर्व भारतीय कांग्रेस कमेटी बॉम्बे सेशन में ही आरंभ किया गया था, जिसके मुख्य सूत्रधार मुख्य जो व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे। इसका आरंभ 8 अगस्त 1942 में हुआ था। इसी समय दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था, और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में एक भाषण में देशवासियों को करो या मरो का संदेश दिया था कि या तो करो या मरो। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था। इस समय देश में कुछ ऐसे लोग भी थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग, इंडियन इंपीरियल पुलिस, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। बहुत से ऐसे व्यापारी जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की वजह से ज़्यादा लाभ कमाया था, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस समय कई युवा आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित थे। इन युवाओं ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में अधिक हिस्सा नहीं लिया, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बोला वो सब करने से कुछ नहीं, मारने से होगा। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ, और वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को इस बात पर मजबूर किया कि वे भारतवासियों की मांगों को पूरे करें। और इस समय ब्रिटिश सरकार ने हालांकि भारत को तात्कालिक रूप से आज़ादी देने से मना कर दिया था कि तुरंत तो नहीं देंगे, लेकिन आज़ादी हम देंगे, अब हमको सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, हम लोग 42 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के विशेष प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो कि अब लगभग आज़ादी की तरफ मोड़ दिया, जिसको सत्याग्रह, देखिए ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक अंश था, जिसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का नाम दिया था। सर्व भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आरंभ किया गया था। इस आंदोलन में कई कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जेल में डाल दिया गया। एक समय के लिए भारत में कांग्रेस पर बैन भी लगा दिया गया। इस तरह से यह आंदोलन कांग्रेस दल के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन सिद्ध हुआ। इन नेताओं के जेल जाने पर आम लोगों ने कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इनमें सबसे अधिक क्षति पुलिस स्टेशन, लॉ कोर्ट और रेल सेवा को पहुंचाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध, तो बोल रहे बहुत सारी संस्थाएं थी जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा था, जिसमें से मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, प्रिंसली राज्य, सभी ये लोग विरोध कर रहा था। यहाँ पे देखिए, मुस्लिम लीग भी विरोध कर रहा था, हिंदू महासभा भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी, उसके बाद रियासतों द्वारा भी विरोध किया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी विरोध कर रहा था कि ये मत करो, ठीक है, ये सब विरोध किया था। स्थानीय लोगों का आक्रोश भी बहुत ज़बरदस्त था। बोलता है ब्रिटिश सरकार को भारत बर्मा सीमा पर, भारत और म्यांमार सीमा पर जापानी सेनाओं का विरोध झेलना पड़ रहा था। इस समय गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पकड़कर ब्रिटिश शासन ने जेल में डाल दिया, और सभी अग्रसर नेताओं को जेल में डाल देने पर उस समय के युवा कांग्रेस नेता अरुणा असफ अली ने
AICC के सेशन की अध्यक्षता की और 9 अगस्त को झंडा फहराया और इसके बाद कांग्रेस कमेटी पर पाबंदी लगा दी गई, कांग्रेस पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई? तो आप लोग सब जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1944 में, वर्ष 1944 से भारत पुनः शांति और पथ पर अग्रसर हुआ, किंतु अब कांग्रेस के नेतृत्व का प्रभाव कम हो गया था। इस आंदोलन को भारत के अधिकतर राजनीतिक संस्थाओं का समर्थन न प्राप्त होने की वजह से यह फेल हो गया और चल नहीं पाया, और एक समय तक कांग्रेस और महात्मा गांधी को इसकी आलोचना झेलनी पड़ी थी। उधम सिंह कौन था? तो उधम सिंह आप लोग जानते होंगे, ये पंजाब के सुनाम उधम सिंह, सुनाम में इनका जन्म हुआ था। उधम सिंह 26 दिसंबर 1899, और ये गदर पार्टी के संस्थापक थे, गदर पार्टी, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ये जाके मारने का प्लान बना लिए थे कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में उतना सारे लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा है, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में जन्मे उन्हें शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह भी कहा जाता है, और जिनका अर्थ होता है महान शहीद, जैसे शहीद ए आजम भगत सिंह बोला जाता है वैसे। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार के बाद वह क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीति में गहराई से शामिल हो गए। वे भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीयों को संगठित करने के लिए 1924 में उन्होंने गदर पार्टी में शामिल हो गए। 1927 में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सहयोगियों और हथियारों के साथ भारत लौटते समय उन्हें अवैध अग्निशास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल जेल भेज दिया गया। 13 मार्च 1940 को सिंह ने कैस्टल हिल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की एक बैठक में जनरल डायर के बजाय माइकल ओ डायर को मार दिया। गोली मारना था जनरल डायर को, मार दिया माइकल ओ डायर को। जनरल डायर, जिसने रोलेर एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर खुली गोलीबारी की थी, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। गदर पार्टी क्या है? तो बोलता है यह एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। गदर, जिसने अंग्रेजी शब्द में गदर भी कहा जाता है, विद्रोह के लिए एक उर्दू शब्द था। पार्टी का गठन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों, ज़्यादातर पंजाबियों द्वारा किया गया था। हालांकि पार्टी में भारत के सभी हिस्से से भारतीय भी शामिल थे। मकसद क्या था? मकसद था भारत में ब्रिटिश निवेशवाद के खिलाफ देशव्यापी सशस्त्र संघर्ष को छेड़ना था, और पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में प्रशांत तट के हिंदी एसोसिएशन के रूप में की गई थी, जिसके अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भकना थे। पार्टी को भविष्य में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को नींव रखने और स्वतंत्रता के लिए एक कदम के रूप में काम करने के लिए जाना जाता था। गदर पार्टी के अधिकांश सदस्य किसान वर्ग से आए हुए थे। उन्होंने 20वीं सदी के शुरुआत में सबसे पहले पंजाब से हांगकांग, मनीला और सिंगापुर जैसे एशियाई के शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था। ये पूरा कहानी दिया हुआ है। भारत की स्वतंत्रता, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए क्या है? तो भारत की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा रोल था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था? आज़ाद हिंद फौज बनाया था, INF या INA के अस्तित्व में से लेकर उनके जुड़ी हर खबर को छिपाने का प्रयास शुरू से ही किया गया। आज़ाद हिंद फौज का हर चीज़ छुपाया गया है, हर चीज़ वो छुपा के रखते थे इसलिए कि दुनिया को ना पता चला। अंग्रेज आज़ाद हिंद फौज को जापान से प्रेरित सेना बताते थे। वे यह दर्शाने का प्रयास करते थे कि कुछ कैदी युद्ध के दौरान अंग्रेजी शासन की कठोर नीति और परिश्रम से बचने के लिए जापानियों से जुड़ गए हैं। अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को स्वार्थ से प्रेरित एक असंतुष्ट व्यक्ति के रूप में दर्शाया। जब आज़ाद हिंद फौज का परीक्षण शुरू हुआ, टेस्टिंग शुरू हुआ, तब भारतीयों को इस सेना के बारे में पता चला, और यह परीक्षण का प्रभाव बहुत अद्भुत था और लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह संभवतः पहली बार हो रहा था कि आज़ाद हिंद फौज के प्रति सहानुभूति ने भारतीयों के मध्य एकता की भावना को उत्पन्न किया था। अंग्रेज भारत को अपने अधीन करने के लिए सशस्त्र बलों पर निर्भर था। अंग्रेजों ने नकारात्मक टिप्पणियों के द्वारा आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने वाले जवानों की मंशा को संदिग्ध बताया, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि वे जवान देशभक्ति की भावना के साथ सेना में जुड़ रहे थे। अंग्रेज यह भली भांति जानते थे कि यदि देशभक्ति की भावना सशस्त्र बलों में आ गई तो भारत को पर अपना नियंत्रण हम खो देंगे। यानी अंग्रेज ये कहता था कि चूँकि आज़ाद हिंद फौज में जो लोग जुड़ते थे वो देश के सेवा के कारण जुड़ते थे, तो अंग्रेज कहता था नहीं वो सब गद्दार लोग हैं, सब भाग रहा है बाहर से। वो सब जेल में जब पकड़ाने वाला था, सब कैदी है, उसको पकड़ लेते हैं हम जेल में डाल देते, तो भाग गया और चला गया वहाँ पे।
यानी अंग्रेज़ हमेशा उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया, लेकिन उसको मालूम था कि अगर ये बढ़ गया तो हमको यहाँ से हमारी हुकूमत को हटा देगा, इसलिए आज़ाद हिंद फौज ज़बरदस्त तरीके से वहाँ काम किया था। और आज़ाद हिंद फौज का क्या काम था तो ये तो देख ही रहे हो, ठीक है। ये लोग पूरा कहानी दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं आपको पढ़ने के लिए। बहुत कहानी है। बहुत बड़ी भूमिका आज़ाद हिंद फौज की रही है हमारे आज़ादी की लड़ाई में। पूरा कहानी डाल दिया गया, पॉइंट वाइज रहता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है, कहानी को एकदम कहानी जैसा रहता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप जितना लिख पाते हो उतना लिखो। भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हो? तो जानते हो फिर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, आज़ादी की लड़ाई के बड़े नायक भगत सिंह। तो बोलता भगत सिंह का जन्म 1907 में वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर ज़िले में हुआ था, एक सिख परिवार में हुआ था। सिंह के परिवार के सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और वह बहुत कम उम्र में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित हो गए थे। एक बच्चे के रूप में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों को जलाकर उसकी अवहेलना की थी। प्रारंभ में उन्होंने महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। हालांकि जब गांधी ने चौरी चौरा घटना के मद्देनज़र आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गए। वह विशेष रूप से जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 और नानकाना साहब 1921 के निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा से प्रभावित थे। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत सारी थी, देख लीजिए। तो बोलता है कि 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी कि जितने नौजवान लोग हैं, इस संगठन का उद्देश्य था किसानों श्रमिकों को एकजुट करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना। सिंह ने संगठन के सचिव के रूप में काम किया था। 1928 में उन्होंने सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोगों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना लिया। 1928 में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर पुलिस लाठीचार्ज में लगी चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उसके बाद भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी दोस्तों ने अपने प्रिय नेता का बदला लेने का फैसला किया और जाके उसको मार दिया। हालांकि गलत पहचान के मामले में उन्होंने एक अन्य पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। मारना किसी और को था, मार किसी और को दिया कि पहचान नहीं पाया। यह लाहौर संयंत्र केस का हिस्सा था। इस घटना के बाद सिंह लाहौर से भाग गए और उन्होंने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया, यानी अपना पूरा चेहरा बदल दिया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। इस केस में भगत सिंह भी शामिल थे। 8 अप्रैल 1929 को सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विजिटर्स गैलरी से दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। उन्होंने पर्चे भी फेंके, क्रांतिकारी समर्थक नारे लगाए। यानी इनका पर्पस किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बस अपना मैसेज देना था कि देखो हम कहाँ घुस गए, हम तुम्हारे अंदर घुस चुके हैं। तो ये इसके कारण जिस घटना में किसी को चोट नहीं आई और ना ही किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचा, इसका उद्देश्य था बहरों को सुनाना कि भाई सुनो हम कहाँ पहुंच गए, मेरी बात को सुनो। इसके लिए ये काम किए थे। भगत सिंह को फांसी, ये पूरा समझ गए। अब भगत सिंह को फांसी, तो भगत सिंह को फांसी मिला था। भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव और अन्य लोगों के साथ सॉन्डर्स की हत्या में मामले में फांसी हुई थी। यह मुकदमा 1929 में शुरू हुआ था और लाहौर जेल में जहां वे बंद थे, युवा नेताओं ने बेहतर इलाज की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। बहुत जेल में भी ये लोग कम तबाही नहीं मचाया, जेल में भी बहुत कुछ सिस्टमेटिक सुधार दिया और लास्ट में इनकी फांसी बिना लोगों को जानकारी, बिना मीडिया को जानकारी दिए दी गई। ये भी एक है। स्वतंत्रता और विभाजन के बारे में बताइए। तो आज़ादी कब मिली? 1947 में। और विभाजन क्या हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन के बारे में आपको यहाँ डिस्कस करने बोला है कि आज़ादी क्या है, कब मिली और भारत का विभाजन कैसे। बताओ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। भारत के राज्यों का विभाजन किया गया, भारत को 2 पार्ट में बांट दिया गया, 3 पार्ट बोल सकते हैं। एक तरफ मतलब पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान और भारत रह गया। उसमें पंजाब हिस्सा और पश्चिम बंगाल 2 हिस्सा है जो आधा आधा कट गया। इधर पंजाब आधा कटा था, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में। इधर पश्चिम बंगाल कटा था, आधा बंगाल उधर चला गया, आधा बंगाल इधर चला गया। ये स्थिति हो गई थी कटने के बाद। इस दौरान भारत से सीलोन यानी अब श्रीलंका बर्मा भी अलग कर दिए गए। भारत से उस समय श्रीलंका बर्मा सब अलग कर दिया गया। हालांकि इसमें भारत के विभाजन को शामिल नहीं किया जा सकता, वो पहले हो चुका था। भारत के रेगिस्तान के समय नेपाल और भूटान भी स्वतंत्र देश थे, इसलिए ये दोनों रेगिस्तान प्रभावित नहीं थे। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है।
लगभग सोचो कि 1,46,00,000 लोग अपना घर बार छोड़ के इधर उधर भागे। आधी रात को हुआ था बंटवारा और इसके कारण बहुत परेशानी भी थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। आधा रात में बंटवारा हुआ था। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि है तो सब जानते हो कि क्यों विभाजन किया गया, कैसे विभाजन किया गया। तो आप इसको पढ़ के आराम से समझोगे। धर्म के आधार पर देश मांगने के कारण भारत में विभाजन शुरू हुआ। धर्म के आधार पर देश मांगने के कारण भारत में विभाजन शुरू हुआ कि हम धर्म के आधार पर देश चाहते हैं। 1947 में आज़ादी के पूरे कारण के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। अब अगला है विस्तार। वो तो चलिए ठीक है, विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। चलिए, तो ये हम लोगों का सेट 1 कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। अब हम लोग सेट 2, सेट 3, 2 सेट हिस्ट्री का और है, हम लोग लेकर आएंगे। तो इसको आप पूरा कर लीजिए। सेट 2 जरूर आएगा, वेट कीजिएगा और आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।